मैंने अपने छोटे भाई का इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया और पूरे 5 साल जेल में बिताए। लेकिन जेल के अंदर मेरी मुलाकात शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से हुई, जिसकी मैंने जान बचा ली। एहसान चुकाने के लिए उस आदमी ने मुझे 10 करोड़ रुपए दे दिए। जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया। मैं उन्हें खुशखबरी देना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मुझे लगा घर पर कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सका घर लौट आया। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अंदर से भाभी की नाराज आवाज सुनाई दी। इसे आज ही जेल से निकलना था, न पहले न बाद में। अब मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने भागना पड़ेगा और प्रीनेटल चेकअप भी नहीं करा पाऊंगी। माँ ने तुरंत उसका साथ दिया। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। आखिर इस घर के पैसे उसी ने दिए थे, लेकिन वो जेल काट कर आई है। उसे नौकरी भी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर यहीं रहकर हम पर बोझ बन गई और जाने से मना कर दिया तो? भाभी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जैसे ही आए उसे बोल देना कहीं और किराए पर घर ले ले। मैं किसी एक्स कॉन्विक्ट के साथ नहीं रहने वाली। उनकी बातें सुनकर मेरा हाथ, जो दरवाजा खटखटाने वाला था, कांपने लगा। 5 साल तक जिस घर लौटने का सपना देखा था, वही घर अब मुझे बर्फ के तहखाने जैसा ठंडा लग रहा था। जून की गर्मी थी, लेकिन मेरे दिल में जैसे बर्फ जम गई थी। मैं दरवाजे के सामने पत्थर की तरह खड़ा रह गया। माँ पापा हमेशा छोटे भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मेरा और मेरे भाई का रिश्ता बचपन से बहुत गहरा था। आखिर मैं उसी के लिए जेल गया था। मैंने खुद को समझाया कि वो मुझे कभी घर से नहीं निकालेगा। यही सोचकर मैंने आखिरकार दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, श्याओ, तुम आ गए। तुम्हारे पापा तो अभी तुम्हें लेने जाने वाले थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बनावटी दुख जताया। इन 5 सालों में तुम कितने दुबले हो गए हो। बहुत तकलीफ हुई होगी। अगर मैंने कुछ देर पहले उनकी बातें न सुनी होती तो शायद मैं इस चिंता को सच मान लेता। मैं हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, आजकल कैब मिल जाती है। मैं अंदर चला गया। तभी भाभी मेरे पास आई और बिना कुछ कहे मेरे ऊपर अल्कोहल स्प्रे करने लगी। पूरी बोतल लगभग मुझ पर खाली कर दी। फिर बोली, ज्यादा मत सोचो, बस बदकिस्मती दूर कर रही हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखाई दे रही थी। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक अपराधी था। शायद वो भूल चुकी थी कि मैं उसी ओर अपने भाई के लिए जेल गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने पुराने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए थे कि पापा की आवाज गूंजी, उधर जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए यहाँ कोई कमरा नहीं है। वो सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे और एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई थी। मेरा लौटना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, पापा, मैं सिर्फ 5 साल जेल में था, मरा तो नहीं था। क्या अब इस घर में मेरा अपना कमरा भी नहीं रहा? उन्होंने गुस्से में सिगरेट बुझाई और बोले, घर में लोग ज्यादा हैं और कमरे कम, तुम्हें कहाँ रखें? मैंने बहस नहीं की, सिर्फ पूछा, और लूहा, क्या उसकी भी यही राय है? तभी मेरा छोटा भाई लूहा बाथरूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर झिझक साफ थी। उसने धीरे से कहा, भैया, लिंगलिंग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अगर आप यहीं रहेंगे तो सच में जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन आप मेरे सगे भाई हैं, इसलिए अगर आपको रहना है तो हम बेबी नर्सरी खाली कर देंगे और आप वहीं रह लेना। उसकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है, बच्चा अभी 8 महीने बाद आएगा, तब तक मैं वहीं रह लूंगा। मेरे इतना कहते ही भाई का चेहरा बदल गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुप रह गया। तभी भाभी गुस्से में मेरी तरफ दौड़ी। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? दिख नहीं रहा घर में जगह नहीं है? हमारे बच्चे का नर्सरी भी छीन लोगे? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले तो हम सब इसी घर में आराम से रहते थे। मैं सिर्फ 5 साल जेल क्या गया और बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, तभी से जगह कम पड़ गई। और एक बात याद है, ये घर मैंने खरीदा था, पूरे पैसे देकर। मेरी बात खत्म होते ही पापा ने जोर से मेज पर हाथ मारा और गुस्से में खड़े हो गए। लूहा गुस्से से बोला, ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? क्या सिर्फ घर खरीद लिया तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे? जेल से निकलते ही सबसे पहले घर पर दावा करने आ गए। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, घर मैं तुमसे नहीं मांग रहा, मैं तो सिर्फ अपना घर वापस मांग रहा हूँ। तुम लोग तो मुझे सोने के लिए एक कमरा तक देने को तैयार नहीं हो। पापा ने गुस्से में कहा, शुरू से कह रहे हैं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रहना है तो बाहर जाकर किराए का घर ले लो। हम पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। हम पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। ये शब्द सुनकर मुझे हंसी भी आई और दर्द भी हुआ। आखिर वो कौन था जो मेरे सामने रो रो कर हाथ जोड़ रहा था कि मैं अपने भाई का इल्जाम अपने सिर ले लूं? किसने कहा था कि अगर मैंने जेल की सजा काट ली तो मैं इस परिवार का सबसे बड़ा उपकार करने वाला इंसान कहलाऊंगा और पूरी जिंदगी मेरा एहसान चुकाया जाएगा? आज मैं सिर्फ एक कमरे की बात कर रहा था, वही कमरा जो पहले से मेरा था। क्या ये मांग इतनी बड़ी थी? क्या यही उनका एहसान चुकाने का तरीका था? मैंने गहरी सांस ली और एक एक शब्द साफ बोलना शुरू किया। उस समय लूहा और उसकी पत्नी मेरी कार चला रहे थे। उन्होंने तेज रफ्तार में एक इंसान को कुचलकर मार दिया था। तभी आप दोनों मेरे पास आए थे। आपने कहा था कि छोटे भाई को इतनी मेहनत से टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया है,
उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। और मैं तो बस एक छोटी कंपनी का साधारण एम्प्लॉय था। इसलिए आपने आंसू बहाकर मुझसे कहा कि मैं उसके बदले जेल चला जाऊं। मैंने कोई इनाम पाने के लिए ऐसा नहीं किया था। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता था और अपने भाई की सच में परवाह करता था। मैंने उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी कार बेच दी, अपनी सारी बचत खत्म कर दी, नौकरी खो दी, मुआवजा भी मैंने ही भरा और 5 साल तक जेल में हर तरह की बेइज्जती और यातना सहता रहा। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाहर निकलने पर मेरा इंतजार परिवार के प्यार ने नहीं बल्कि विश्वासघात ने किया होगा। मैं जहां भी जाता, लोग उंगलियां उठाकर फुसफुसाते। तभी मेरा छोटा भाई, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आखिर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक बोझ था, पूरे परिवार की शर्म। उसी पल मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी मर गई। इस घर में अब जरा सी भी अपनापन नहीं बचा था। मैंने अपने अब मुझसे लंबे हो चुके भाई की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, लूहा, भूल मत जाना, जेल में होना मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए था। इस परिवार पर दाग मैंने नहीं, तुमने लगाया था। अगर तुम्हें सच में परिवार की इतनी फिक्र थी तो उस दिन खुद पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण करना चाहिए था। मेरी कुर्बानी पर आराम से जीना, मेरे घर में रहना और आज मुझे ही दोष देना कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात सुनते ही लूहा का चेहरा काला पड़ गया। उसने झुंझलाकर कहा, मैंने तुम्हारा थैंक यू तो कर दिया था, अब और क्या चाहिए? बड़े भाई हो, मेरे लिए इतना करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। हर बार वही बात क्यों दोहराते रहते हो? उसने ये बात ऐसे कही जैसे जेल के 5 साल कोई छोटी सी बात हो, जैसे बचपन में उसे चिकन का बड़ा टुकड़ा दे दिया हो। उसके लिए एक साधारण थैंक यू ही सब कुछ बराबर करने के लिए काफी था। जैसा हमेशा होता था, पापा फिर उसी का पक्ष लेने लगे। बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। अपने भाई के लिए एक काम कर दिया तो क्या मेडल चाहिए? इतनी छोटी सोच क्यों रखते हो? तभी भाभी भी अपना पेट सहलाते हुए बोली, बिल्कुल, तुम एक निकम्मे एक्स कन्विक्ट हो। यहाँ आकर सिर्फ हम पर बोझ बनना चाहते हो। अगर तुम यहीं पड़े रहे तो मेरे बच्चे का क्या होगा? माँ ने भी भारी आवाज में कहा, श्याओजो, हम तो बस अपने पोते को गोद में लेने का इंतजार कर रहे हैं। तुम भी अब छोटे नहीं रहे। बाहर जाकर किराए पर रहना ही सही बात है। उन चारों के मुंह से निकला हर शब्द मेरे दिल में किसी तेज चाकू की तरह उतर रहा था। मैं इतना निराश हो चुका था कि शब्द भी साथ छोड़ चुके थे। फिर भी आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। मैंने उनकी तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, अब समझ आया? 5 सालों में तुम में से कोई एक बार भी मुझसे मिलने जेल क्यों नहीं आया? मैं हर बार खुद को समझाता रहा कि तुम लोग बहुत बिजी हो गए, लेकिन सच ये था, तुम लोग मुझसे नहीं, मुझ पर शर्म करते थे। मैंने सिर पीछे उठाया ताकि आंखों में भरे आंसू बाहर न निकलें। फिर कांपती आवाज में एक एक शब्द बोलते हुए पूछा, मुझे बस एक बात बताइए, क्या आज आप लोग मुझे हर हाल में इस घर से निकालना चाहते हैं? माँ ने एक पल की भी देर नहीं की। माँ, मेरा भाई, भाभी, सबके चेहरों पर एक जैसा सख्त फैसला साफ दिखाई दे रहा था। इस मामले में कोई समझौते की गुंजाइश नहीं थी। उनकी आंखों में मेरे लिए जरा सा भी प्यार या अपनापन नहीं बचा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो आज से मेरा तुम सबसे हर रिश्ता खत्म, और उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम्हें इस फैसले पर पछताना न पड़े। अब इस परिवार के लिए मेरे दिल में बचा आखिरी लगाव भी खत्म हो चुका था। जेल से निकलने के बाद जो 10 करोड़ रुपए मैं उनके साथ बांटना चाहता था, अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गया। पीछे से भाभी की जहरीली आवाज आई, इतना नाटक मत करो। तुम्हारे जैसे निकम्मे एक्स कॉन्विक्ट से रिश्ता टूटने पर हमें क्या पछतावा होगा? उस बेरहम घर से निकलने के बाद मैं देर तक सड़कों पर अकेला भटकता रहा। आखिर एक होटल में जाकर रात बिताई। वहीं मैंने ऑनलाइन एक मशहूर लॉयर से प्रीमियम कंसल्टेशन ली और उससे पूछा, जो घर मैंने पूरे पैसे देकर खरीदा था लेकिन पेरेंट्स के नाम रजिस्टर कराया था, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ? वकील ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, अगर आप साबित कर दें कि असली बायर आप थे तो प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। मैं हमेशा से हर चीज का रिकॉर्ड संभाल कर रखने वाला इंसान था। घर खरीदने के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अब भी मेरे पास सुरक्षित थे। मैंने उसी समय उस लॉयर को हायर कर लिया। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, जो मेरा है उसे वापस लेना। मैंने केस की पूरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। सब कुछ तय करने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा और कई दिनों बाद सुकून की गहरी नींद सो गया। अगली सुबह मैं सीधे विला डिस्ट्रिक्ट के सेल्स ऑफिस पहुंचा। वहां प्रमोशन चल रही थी, ज्यादा विलास खरीदो, ज्यादा डिस्काउंट पाओ। मैंने बिना एक पल सोचे पूरे पैसे देकर एक साथ 10 फुली फर्निश्ड विलास खरीद लीं। कुछ ही दिनों में फर्नीचर और अप्लायंसेस लगवा दिए। एक विला में खुद रहने लगा और रोज खाना बनाने व सफाई के लिए एक हाउसकीपर भी रख ली। बाकी 9 विलास मैंने किराए पर दे दी। जिंदगी भर मेरा सपना था कि मैं एक लैंडलॉर्ड बनूं। किसने सोचा था कि जेल जाना ही उस सपने को सच कर देगा। अब सिर्फ उन 9 विलास का मंथली रेंट ही इतना था कि मैं आराम से पूरी जिंदगी जी सकता था।
1 महीने बाद अचानक पापा का फोन आया। जैसे ही मैंने उठाया, वो गुस्से से चिल्लाए, लूजो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सच में हम पर केस कर रहे हो? मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मैं उन लोगों पर केस कर रहा हूं जिन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर रखा है। पापा और भड़क गए। वाह, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। चालाकियां भी कम नहीं हैं और दिल भी काला है। घर की बात कोर्ट तक ले जाने की क्या जरूरत थी? मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। ये सब तो मैंने आप लोगों से ही सीखा है। तभी माँ ने फोन छीन लिया और चीखते हुए बोली, मान लो घर वापस मिल भी गया तो क्या? मत भूलो, तुम्हारा भाई अब बड़ी कंपनी में काम करता है और हर महीने 10,000 से ज्यादा कमाता है। और तुम तो बस एक एक्स कन्विक्ट हो जिसे नौकरी तक नहीं मिलेगी। तुम्हारी कोई इनकम नहीं है। एक दिन भूखे मरोगे और आखिरकार अपने भाई के पास ही वापस आओगे। क्या सिर्फ एक घर के लिए सारे रिश्ते जलाना चाहते हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे वो घर इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे उसकी जरूरत है। मुझे वो इसलिए चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एहसान फरामोश गिद्ध उसमें रहें। उनकी बाकी चीखें मैंने सुने बिना फोन काट दिया। मैंने अभी फोन जेब में रखा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाय लैंडलॉर्ड, मैं विला नंबर 2 की टेनेंट हूँ। मेरा नाम शू वनवान है। मैं उसे पहचान गया। वही पहली लड़की थी जिसने मेरी विलास में से एक किराए पर ली थी। उसे घर इतना पसंद आया था कि उसने उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। मैंने हैरानी से पूछा, कोई समस्या है क्या? उसने हल्के से अपने बाल कान के पीछे किए और थोड़ी शर्माते हुए बोली, असल में आज मेरे घर क्लास रियूनियन है। मेरे सभी क्लासमेट्स ने सुना कि किसी रहस्यमयी मेगा लैंडलॉर्ड ने एक साथ 10 विलास कैश में खरीद ली। अब सब आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप थोड़ी देर के लिए हमारे यहाँ आ सकते हैं? उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी और गाल हल्के लाल हो गए थे। हम दोनों इतने करीब नहीं थे, इसलिए मेरा पहला इरादा मना करने का था। लेकिन उसकी मासूम विनती करती हुई आंखों को देखकर मैं उसे ना नहीं कह पाया। मुझे झिझकते देखकर शू वान ने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनती करते हुए बोली, प्लीज लैंडलॉर्ड, मैंने अपने क्लासमेट से कह दिया है कि हमारी अच्छी जान पहचान है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आपको जरूर लेकर आऊंगी और सबको सरप्राइज कर दूंगी। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत होने दीजिए। मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, अगर कोई सच्चे दिल से मदद मांगे तो मैं उसे मना नहीं कर पाता। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरी बात सुनते ही शू वन खुशी से मुस्कुरा उठी। बहुत बढ़िया, मैं विला में आपका इंतजार करूंगी। उसके जाने के बाद मैंने पजामाज बदल कर एक अच्छा सूट पहना और उसके विला के दरवाजे पर पहुंचा। लेकिन दरवाजा खुलते ही मैं एक पल के लिए ठिठक गया। सामने मेरी भाभी खड़ी थी और उसके बगल में मेरा छोटा भाई। मुझे देखते ही भाभी के चेहरे पर घृणा फैल गई। लूजो, तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? शू वान हैरानी से हमारी तरफ देखने लगी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? भाभी तुरंत बोली, वान, यही वो आदमी है जिसकी शिकायत मैं अभी कर रही थी। मेरे पति का एक्स कॉन्विक्ट बड़ा भाई। उम्र हो गई है लेकिन शर्म जरा भी नहीं। हमारे होने वाले बच्चे की नर्सरी में मुफ्त में रहने आ गया था। भाभी की बात सुनते ही पार्टी में मौजूद बाकी मेहमान भी इकट्ठा हो गए और अजीब नजरों से मुझे देखने लगे। भाभी का हौसला और बढ़ गया। उसने घमंड से मेरी तरफ देखकर कहा, निकल जाओ यहाँ से। ये अमीर लोगों का विला डिस्ट्रिक्ट है। तुम्हारे जैसे कंगाल एक्स कॉन्विक्ट की जगह यहाँ नहीं है। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी जैसे वो इस विला की मालकिन हो और मैं कोई घुसपैठियां। बाकी लोग भी बिना कुछ जाने मुझ पर ताने कसने लगे। अरे एक्स कॉन्विक्ट, यहाँ भी मुफ्त में रहने का सोच रहे हो क्या? ये विलास उस रहस्यमयी मेगा लैंडलॉर्ड ने खरीदी है। यहाँ तमाशा मत करो। दूसरे ने कहा, हाँ, वो लैंडलॉर्ड बस आने ही वाला है। अगर उसे नाराज कर दिया तो पता भी नहीं चलेगा कि कब बर्बाद हो गए। भाभी की बातों से उकस कर सबने मुझ पर जहर उगलना शुरू कर दिया। मजेदार बात यह थी कि उनमें से कोई मुझे जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था। जब से मेरे पास पैसा आया था, मेरा आत्मविश्वास भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे कुछ शब्द मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। मैंने भाभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात, मुझे तुम्हारा पीछा करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सच कहूं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। दूसरी बात, आखिरी बार याद दिला रहा हूं कि मैं एक्स कॉन्विक्ट सिर्फ इसलिए बना क्योंकि मैंने तुम्हारे पति का इल्जाम अपने सिर लिया था। इसे कभी मत भूलना। और तीसरी बात, तुम मुझे एक्स कन्विक्ट कहकर नीचा दिखाती हो, लेकिन खुद मेरे घर में रह रही हो और निकलने का नाम नहीं ले रही। अब बताओ, बेशर्म कौन है? मेरी बात इतनी सीधी और तीखी थी कि पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें अब भाभी पर टिक गईं। अचानक उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। उसने जल्दी से कहा, बकवास मत करो। वो घर लूहा का है, उसका तुमसे क्या लेना देना? मैं ठंडी हंसी हंसा। लॉयर का लीगल नोटिस तुम्हारे घर पहुंच चुका होगा। अब कोर्ट में देखते हैं तुम्हारी जुबान कितनी चलती है। ये सुनते ही अब तक चुप खड़ा मेरा भाई घबरा गया। लूजो, हम फैमिली हैं, क्या बात को इतना बिगाड़ना जरूरी है? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। अब फैमिली याद आ गई? जब तुमने मुझे मेरे ही घर से निकाला था तब फैमिली याद नहीं थी?
जब तुम्हारी पत्नी सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी तब फैमिली याद नहीं थी। अब जब तुम्हारे फायदे पर बात आ गई तभी मैं फैमिली बन गया। जब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है तब मैं भाई हूँ, और जब नहीं चाहिए तब मैं सिर्फ एक एक्स कॉन्विक्ट हूँ, है ना? जितना मैं बोल रहा था मेरा दिल उतना ही ठंडा होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बचपन में हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमने वाला वही छोटा भाई आखिर इतना बदल कैसे गया। भाभी ने फिर ठुड्डी ऊंची करते हुए तिरस्कार से कहा, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। तुम्हारे जैसे बेरोजगार और कंगाल एक्स कॉन्विक्ट से हमें क्या मिल सकता है? बस यही चाहते हैं कि तुम हमारा पीछा छोड़ दो। तभी अब तक पूरी तरह उलझी हुई शुवनवन ने धीरे से पूछा, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो रही है? वो मुझे ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन एक बात जरूर जानती थी। मैं वही इंसान था जिसने एक साथ 10 विलास कैश में खरीदी थी। उसकी नजर में मेरी पहचान और भाभी की बताई हुई कहानी बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। भाभी ने तुरंत उसकी बात काट दी। कोई गलतफहमी नहीं है वान, इस एक्स कन्विक्ट की मासूम शक्ल पर मत जाना। ये बहुत घटिया इंसान है। अभी पुलिस बुलाओ और इसे यहाँ से निकलवाओ, नहीं तो ये तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगा। इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक जहरीली मुस्कान फेंकी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि आज सबके सामने मेरी बेइज्जती देखकर उसे बहुत मजा आने वाला है। मैंने कुछ कहने ही वाला था कि शुवानवान पूरी गंभीरता से बोली, लेकिन ये मेरे स्पेशल गेस्ट हैं। एक साथ 10 विलास खरीदने वाले वही मेगा लैंडलॉर्ड हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे भाई और भाभी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या ये मेगा लैंडलॉर्ड है? ये नामुमकिन है। शुवानवान ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, यही है, ये मेरे लैंडलॉर्ड हैं। मैं इन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। बस एक पल में पूरे कमरे का रवैया बदल गया। जो लोग अभी तक मुझे ताने मार रहे थे वही अब मुझे हैरानी और सम्मान से देखने लगे। भाभी अब भी जिद पर अड़ी रही, नहीं, ये झूठ है। लूजो ने जरूर वानवान को धोखा दिया है या फिर मेगा लैंडलॉर्ड बनकर नाटक कर रहा है। उसके लिए ये सच मानना नामुमकिन था कि जिस एक्स कन्विक्ट से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी वही करोड़पति लैंडलॉर्ड भी हो सकता है। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे किसी मस्खरे को देखते हैं और शांत स्वर में कहा, जो चाहो मान लो। फिर मैं शू वान की तरफ मुड़ा और विनम्रता से बोला, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन मेरा भाई दौड़कर मेरे सामने आ गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। लू, नहीं भैया, ये सब क्या हो रहा है? जैसे ही उसे मेरी नई हैसियत का पता चला उसने फिर से मुझे भैया कहना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में वही पुरानी नरमी लौट आई थी, जैसे बचपन का छोटा भाई फिर सामने खड़ा हो। लेकिन अब मैं सच जान चुका था, वो मेरे पीछे नहीं चलता था, वो हमेशा उस इंसान के पीछे चलता था जिससे उसे फायदा मिल सके। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। मुझे भैया मत कहो, तुम्हारे हिसाब से मैं तो सिर्फ एक एक्स कॉन्विक्ट हूँ, फिर मैं तुम्हारा भाई कैसे हो सकता हूँ? इतना कहकर मैं उसके पास से निकल गया। अपने विला लौटने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला। माँ, पापा और भाई लगातार फोन पर फोन किए जा रहे थे। मैंने बिना सोचे उन तीनों के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। जब उन्हें मुझसे नफरत थी तब मेरी परछाई तक उन्हें पसंद नहीं थी। एक बार भी जेल में मिलने नहीं आए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे पास पैसा है अब वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका असली चेहरा अब मेरे सामने पूरी तरह साफ हो चुका था। ऐसे परिवार के बिना रहना ही बेहतर था। उस रात मैं कई सालों बाद सुकून से सोया। अगली सुबह सुबह जोर की दस्तक से मेरी नींद खुली। मैंने उनींदी हालत में दरवाजा थोड़ा सा खोला ही था कि माँ, पापा और मेरा भाई उसे जोर से धक्का देकर अंदर घुस आए। किसी ने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। माँ की आंखें विला के अंदर का नजारा देखकर चमक उठीं। वाह, कितना बड़ा विला है! जब हमारा पोता आएगा तो पूरे घर में दौड़ेगा। चाहो तो लिविंग रूम में ही प्लेग्राउंड बना सकते हो। भाई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, मेरा बच्चा तो अब रिच सेकंड जनरेशन बनेगा। भाभी पूरे विला में घूम घूम कर हर चीज देख रही थी। कमाल है, अब मैं भी विला में रहने वाली अमीर औरत बनूंगी। मुझे अपने सारे कपड़ों और बैग्स के लिए वॉक इन क्लोजेट चाहिए और एक प्राइवेट सोना रूम भी। जब मन होगा सोना करूंगी और स्किन केयर भी। भाई तुरंत बोला, जो चाहोगी सब मिलेगा। तभी पापा मेरी तरफ मुड़े और ऐसे आदेश देने लगे जैसे विला उन्हीं का हो। लूजो, बाहर कोर्टयार्ड में एक टी रूम बनवा देना। खाली समय में मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ वहीं बैठकर चाय पिया करूंगा। चारों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे ये विला पहले से उन्हीं का हो। मैं अभी कुछ मिनट पहले तक आधा सोया हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह होश में आ चुका था। मैंने बिना देर के साफ कहा, ये मेरा घर है, यहाँ आपके सपने पूरे नहीं होंगे। मेरी बात सुनते ही चारों ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। सबसे पहले पापा बोले, लूजो, हमें सब पता चल गया है। जेल में तुमने एक अमीर आदमी के बेटे की जान बचाई और बदले में 10 करोड़ रुपए मिले। उसमें से आधे हमें दे दो। और तुमने 10 विलास खरीदी है ना, एक तुम्हारी माँ और मुझे दे दो और एक तुम्हारे भाई भाभी को। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों कि सब कुछ नहीं मांग रहे। साफ था कि वो पूरी तैयारी करके आए थे। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरे पैसे और मेरी विलास का आप लोगों से क्या लेना देना? माँ तुरंत भड़क गईं। तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? मत भूलो, तुम जेल हमारे कारण गए थे।
अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हें उस अमीर आदमी के बेटे को बचाने का मौका मिलता? क्या तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिलते? हम तो पूरा पैसा भी नहीं मांग रहे। इससे बड़ा समझौता माँ बाप और क्या करेंगे? और तुम सब अपने पास रखना चाहते हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? उनकी बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। 5 साल तक मैं जेल में भूख, ठंड, मारपीट और अपमान सहता रहा। उस दौरान एक बार भी कोई मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं अमीर हो गया हूँ, वो तुरंत हिस्सा मांगने पहुंच गए और ऊपर से मुझे ही बेशर्म कह रहे थे। मैं जेल से 10 करोड़ रुपए लेकर लौटा था, लेकिन मैंने कभी उनसे एक पैसे की भी बात नहीं की थी।